बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 सीरीज़ का अख्ताम हुआ और लास्ट मैच में रावलपिंडी में न्यूजीलैंड ने 6 विकेटों से ये विक्ट्री अपने नाम की। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए अच्छा टोटल सेट किया, बट हमने देखा कि क्या खूबसूरत किस्म की बैटिंग डिस्प्ले हमें चैपमैन की तरफ से नज़र आया। और मेरा ख्याल है कि अगर हम टी20 हिस्ट्री की सबसे बेस्ट इनिंग्स भी इसको कहा जाए, वन ऑफ द बेस्ट चलें हम कह सकते हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। खूबसूरत रन चेस किया उन्होंने और अपनी टीम को विक्ट्री दिलवाई। और जो ग्रेजुएट हमने देखा कि जो सीरीज़ जो है वो 2-2 से बराबर रही। इस पर डिस्कशन करेंगे डिटेल में, और ओडीआई के हवाले से भी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है अबू बकर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी ईद गुजरी जी? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त। चले हो, होपफुली तमाम व्यूवर्स की भी ईद बड़ी ज़बरदस्त गुजरी होगी। वापस आते हैं जी क्रिकेट की तरफ। लोग तीसरे दिन सोच रहे थे कि जीत की खुशी मिलेगी ज़्यादा ईद के तीसरे रोज़, लेकिन वो सीरीज़ हम ड्रॉ कर गए। ऐसे ही है। इस पर काफ़ी हेयर पॉइंट्स हैं जिस पे हम आज डिस्कशन पूरा पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे, पूरी डायसेक्शन करेंगे कि क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स थे जिस पे काम करने की ज़रूरत है। पहले अगर हम देखें तो आपको याद होगा हमने दोनों तीनों मैचेस में बात की कि रावलपिंडी में जाके मसला हुआ पाकिस्तानी टीम को। उसकी रीज़न यही थी कि वो बहुत प्लेसेंट विकेट है और बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है, और सबसे पाकिस्तान की फ्लैट विकेट भी रावलपिंडी की विकेट है। अब बन गई है, बन चुकी है अब। yes. और हमने देखा कि पीएसएल के अंदर एक दफ़ा 250 चेज हुआ और दूसरी दफ़ा भी 263 भी होने को जा रहा था, तो वह भी आलमोस्ट शायद बहुत ही करीब था कि शायद वो भी चेज हो जाता। तो ये दैट वाज रिटन ऑन द वॉल कि आप 200 पे सेफ नहीं हो। मुझे ये समझ नहीं आई पाकिस्तानी टीम की कि आप जब पहले बैटिंग कर रहे हो, ऑल दो कि हमारे विकेट्स आउट होगी, बट आपको लगता यही था कि कम से कम, मेरा अपना ख्याल था कि इस पर सेफ टोटल जो है वो 220-25 है, 200 सेफ टोटल नहीं है। और हमने अप्रोच देखी, शुरू में थोड़ा सा तेज़ खेले, फिर वो जैसे विकेट 2-3 गिरी वो क्लैप्स एक शुरू हुआ। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ आप जो टीम सिलेक्शन थी। जब आपका डिसाइडर मैच है, आपने सीरीज़ जीतनी है, तो 2 प्लेयर की सिलेक्शन पे मेरा क्वेश्चन नज़र उठता है, डेफिनेटली बात करनी चाहिए। एक फ़खर जमान, बैटिंग के अंदर एक ऐसे बैट्समैन जब वो खड़े होते तो सिंगल हैंडली मैच को ले जाते हैं, और उनकी सम हाउ पीएसएल से लेके अभी तक फॉर्म अच्छी थी। हाँ, बहुत बड़ा कोई रन नहीं कर पाए, बट जब भी वो खड़े होते हैं तो वो सिंगल हैंडली मैच विनर है। दूसरा ज़मान खान। ज़मान खान, आपको पता था कि इन विकेट्स की कंडीशन के ऊपर एक ऐसे बॉलर हैं जो डेथ बॉलिंग के अंदर मास्टर माना जाता है। और हमने देखा कि जितना मर्जी एक्सपीरियंस था, चाहे वो शहीनशाह अफरीदी का हो, चाहे हमने हारिस रऊफ़ को देखा, चाहे हमने एहसानुल्लाह को देखा, और फ़हीम तो खैर हम कंसिडर ही नहीं करते पेस बैटरी के अंदर, वो ऑलराउंडर हैं। सबकी अच्छी खासी धुलाई हुई, और जो एक हमारा एक सिक्योर कमोडिटी था उसको हमने खिलाया ही नहीं। ओवरऑल इन दोनों को बाहर रखना डिसाइडर के अंदर, वो कैसा डिसीजन आपको? यार फ़खर को बाहर करना वाकई समझ से बिल्कुल बालातर है, एक अजीब डिसीजन था टीम मैनेजमेंट का। फ़खर ज़मान की हर हालत में जगह बनती थी, उनकी परफॉर्मेंस भी ठीक चल रही थी, और जो उनको काफ़ी अरसे से नंबर 3 पर खिला रहा है पाकिस्तान, तो नंबर 3 की पोजीशन भी पाकिस्तान को चाहिए थी। वहाँ पर हारिस आए, हारिस ने जिस तरीके की शॉट मारी गैर जिम्मेदाराना, और वो मुसलसल इसी तरह गैर जिम्मेदारी का वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपने कैरियर को जल्दी जल्दी में ख़त्म कर दूँ मैं अपना कैरियर, जो मैं चांस मिल रहा है। हालांकि पाकिस्तान टीम ने बड़ा एतमाद शो किया है मोहम्मद हारिस के ऊपर, वर्ल्ड कप पे भी लेके गए, टीम के डगआउट में भी वनडे में भी डाल लिया उनका नाम, वनडे में भी उनको ऐड किया है। तो वो जिस किस्म की शॉट थी, और एक उस वक्त पे जहाँ पर कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, आपका 50 ऑड रन बन चुके थे, आपकी पहली विकेट गिरी थी, आपको वहाँ पर इनिंग थोड़ी सी बिल्ड करनी थी, बट पहली शॉट के ऊपर आप स्कूप मार रहे हैं, और वो इस तरह ही था जिस हम इस्मा ने फाइनल के अंदर पीछे स्कूप मारा था, लेकिन उनको शायद वो चीज़ याद नहीं है। बट उसके बाद साइम अयूब के विकेट गिरना, वो जो 2 रन के अंदर 3 विकेटें गिरी हैं, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा डेंट पड़ा पाकिस्तान को। एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था रिजवान और बाबर की तरफ से, बट वो विकेटें गिरना बड़ा डेंट पड़ा। उसके बाद इफ्तिखार ने एक इनिंग थोड़ी सी डेवलप की रिजवान के साथ, बट बात वही है, हम हमेशा ही कहते आए हैं कि 10-15 रन या 20 रन शॉर्ट है, तो वो शॉर्टनेस तो इस मैच में भी दिखाई दी है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें कि जब आपके 3 आउट हो गए तो उसके बाद 193 स्कोर करना तो एक अच्छा टोटल नज़र आ रहा था। लेकिन आखिरी 4 ओवर्स के अंदर रिजवान ने 12 बॉल्स फेस की, 14 रन बनाए, जिनके अंदर सिर्फ एक चौका शामिल था। ये जो 12 बॉल्स थी, ये ऐसा लगता है कि कॉस्ट कर गई। हालांकि उनकी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी, बड़ा ज़बरदस्त मौके, क्रूशल मौके के ऊपर उन्होंने इनिंग को बिल्ड किया। आपको लगता नहीं है क्या, एक तो हम जैसे हमेशा बात करते हैं कि रिजवान की शॉट्स जो है डेथ ओवर के अंदर एंड में आके बड़ी शॉट्स नहीं है, और दूसरा कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि सेंचुरी के चक्कर में पड़ गए थे, शायद डेलिबरेटली ना भी कहें, अनडेलिबरेटली सही, लेकिन
साइकोलॉजिकली उनके माइंड में कहीं ना कहीं था कि ये सेंचुरी। देखिए इरफान, अमूमन होता क्या है, 50 मुश्किल होती है करना, 50 के बाद रन चलाना आसान कदरे बनते जाते हैं, क्योंकि बैटर को वक्त मिल जाता है विकेट पर खड़े होने का, उसकी आई सेट हो जाती है। तो उस मौके के ऊपर एक्सपेक्ट यही किया जाता है उस बैटर से कि वो शुरू से आया हुआ है, अब फिनिश अच्छा करेगा, लेकिन फिनिश अच्छा अनफॉर्चुनेटली नहीं किया मोहम्मद रिजवान ने। जो आखिरी 4 ओवर्स की उनकी क्रिकेट थी वो बहुत ही डिफेंसिव नजर आई, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। वहां पर अगर विकेट्स गिर भी जाती तो हमारे पास नीचे फ़हीम अशरफ था, हम उसको और लेके चल सकते थे। बट बड़ी रिजर्व्ड इनिंग थी, मुझे तो बिल्कुल उस इनिंग ने मुतासर नहीं किया, और यकीनी तौर पर वो खुद भी नाखुश होंगे। एक तो वो सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए, दूसरा टीम भी हार गई। अब इस चीज़ का उनको अदराक भी होना चाहिए, लेकिन बात वही है कि कब तक हम बाबर रिजवान इन्हीं को डिस्कस करेंगे। हमने थिंक टैंक चेंज इस वजह से किया था कि वो कोई गेम प्लान देगा, लेकिन बात वही है कि मिकी ऑर्थर ने चार्ज तो ले ली है, बट टीम के साथ वो नहीं है। अब वो ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, अब आप बेहतर बता सकते हैं किस तरह वो होगी इस तरह एक क्रूशल मैचेस के अंदर, जब ज़रूरत है एक हेड कोच की, एक माइंड की, जिसको आपने अपने पास हायर किया, टीम का डायरेक्टर बनाया, वो आपके पास नहीं होता। कोचिंग पे भी हम बात करते हैं, थोड़ी सी बात हम ना कैप्टनसी की कर लेते हैं पहले, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है, कप्तानी है। बाबर की अगर हम डिटेल में डिस्कशन करें तो हम वर्ल्ड कप से, इवन पिछले वर्ल्ड कप से एक डिस्कशन कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली शोएब मलिक का भी ईद पे इंटरव्यू किया, उनसे भी मैंने ये क्वेश्चन किया, उनका मानना भी ये है। सरफराज से मेरी बात हुई, सीनियर प्लेयर का मानना ये है कि कहीं ना कहीं उनकी जो प्रोग्रेस है एज ए कैप्टन वो रुकी हुई है, वो सर्टन चीज़ से आगे नहीं जा पा रहे। एज ए बैट्समैन तो वो ग्रो करते चले जा रहे हैं, उनने अपने आप को कहीं रोका नहीं है, बट वो एज ए कैप्टन एक शेल में चले जाते हैं और इनोवेशन ही लेके आते हैं। और कैप्टन को मेरा मानना ये है कि हमेशा एक स्टेप अपनी टीम के प्लेयर से भी और दूसरी टीम अपोजिशन से भी एक स्टेप आगे होना चाहिए। बट हमें नज़र आता है कि बाबर कहीं ना कहीं शेल पे आते हैं। अब देखें जिस पोजीशन पे हमने उनके ऑलमोस्ट 60 ओवर पे 4 आउट कर लिए थे, और पूरी उनकी 99% यही इस दुनिया समझ रही थी कि पाकिस्तान अब मैच जीत चुका है। 73 फॉर 4 और आखिरी 10 ओवर्स में 124 रन थे, जो कि उनको चाहिए थे। 4 उनके आउट हो चुके थे, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि न्यूजीलैंड 6 बैटर्स के साथ खेला है, 5 उन्होंने प्रॉपर बॉलर्स थे। इस पार्टनरशिप के बाद उनके पास कोई प्रॉपर बैटर, मैं आपसे बात करूंगा कि नॉन प्लेयर उनके मेन ऐड नहीं थे, इस पे हम बात करते हैं। तो आपने करना क्या होता है कैप्टन का, जितनी मर्जी प्लेसमेंट विकेट हो, जितनी मर्जी कंफर्टेबल हो, आप डिफरेंट इनोवेशन लेके आते हो, आपने कम्बिनेशन बेहतर करना होता है। आप, मेरा मानना ये कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो मैं एज ए व्यूवर या एज ए एनालिस्ट उसको देख रहा था कि दोनों लेफ्ट हैंडेड है, पेस अटैक की बॉल सीधी बैट पे आ रही है और वो छक्के मारना शुरू हुए, काउंटर अटैक किया। आप खुदा के बंदो, आपके पास इफ्तिखार अहमद है, इफ्तिखार अहमद डोमेस्टिक में बॉल करता रहा, ऑफ स्पिन करते हैं। आपने लेफ्ट हैंडर के लिए सबसे मुश्किल खेलना ऑफ स्पिन को होता है, और आपने एक बॉल नहीं करवाई, उसे एक ओवर नहीं करवाया। तो ये कैप्टन की इनोवेशन किधर गई, उसकी गेम सेंस किधर गई, उसकी अप्रोच किधर गई। और यही मेरा बाबर से गिला है कि वो अपने आप को एक ब्लॉक में ले जाता है। वो शायद पहले कोई बुक पढ़ता है प्लान की कि इसको मैंने ये ओवर देना है, इसको ओवर ये देना है, इसके बाद मैंने ये चलना है, और जो भी सर्कमस्टांसिस बन जाए इन ग्राउंड, वो एक ब्लॉक में होता है, उससे बाहर नहीं आता, और वो उसके बाद उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। जबकि बड़ा कप्तान वही होता है। मैं हमेशा इधर एग्जांपल कोट करता हूँ धोनी की। हमने क्या खूबसूरत कैप्टनसी धोनी की देखी, हमने रिकी पॉन्टिंग की क्या खूबसूरत कप्तानी देखी, हमने वसीम अकरम की इवन कितनी खूबसूरत कप्तानी देखी कि वो हर गेम की सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ऑल्टर करते थे। तो हमने ये देखा कि आपकी जब हिटिंग काउंटर अटैक, उनके पास तो देवर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द गेम, उन्होंने एक चांस लेना था, वो चैपमैन की सूरत में था, और उसने काउंटर अटैक किया, और उसको हमने किसी तरह पकड़ा ही नहीं। हमने कोई ऐसी गेम प्लान ही नहीं बनाया कि अपनी फील्ड प्लेसिंग किस तरह करनी है। जब आपको शॉर्ट बॉलें हो रही हैं, फील्डर आगे हैं, आगे बॉल हो रही है तो फील्डर आपके स्क्वायर पे रखे हुए हैं। तो मतलब वो एक ऐसी गेम प्लानिंग थी जो बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन थी। आपका क्या स्टांस है इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनका प्लान जो उन्होंने बनाया था वो एक्सपोज हुआ है, वो फ्लॉप हुआ है। प्लान चेंज करना चाहिए था एक टाइम के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है कि हारिस रऊफ को जब लगाया गया उनसे यही तवक्को रखी गई कि वो विकेट लेके देंगे, लेकिन कल उनकी विकेट 10 ओवर्स के बाद नहीं आई। फिर फ़हीम अशरफ को हमने जहाँ पर यूज़ किया, वहाँ पर मैं समझता हूँ कि दोनों लेफ्ट हैंडर्स होने की वजह से हमें इफ्तिखार से कम एक ओवर तो करवाना चाहिए था। फ़हीम अशरफ ने को पहला ओवर बहुत मुतासर को नहीं किया। और आपके फ़हीम के अलावा, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, फ़हीम के अलावा आप देखें कि आपका शादाब टोटल आउट ऑफ कलर नज़र आ रहा है पूरी सीरीज़ में। उसकी आप लेंथ देखें, कितनी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहा है, उसकी ना गुगली में ग्रिप है, ना उसकी बॉल लेग ब्रेक हो रही है। और उन्होंने, आपने देखा होगा जब स्टार्ट लिया हिटिंग का, पहली बॉल पे छक्का था, पहली बॉल पे छक्का था, शादाब को टारगेट किया। तो जब आपने देख लिया कि दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, कन्वीनियंट है उसके लिए, वो हिट भी बड़े आराम से कर रहा है, आप वेरी नेक्स्ट ओवर में शादाब को हटा के आप इफ्तिखार को लेके आए, और आप लाना चाहिए था, नहीं लाया। ये गलती है बाबर आजम की। और
अब मेरा ख्याल है कि बाबर और टीम मैनेजमेंट नई आई है, इनको मिलके कोई नया प्लान बनाना पड़ेगा, या टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि हमने गेम प्ले करनी है, लेकिन आफ्टर ऑल होता कप्तान ही है जो कि मैच में ग्राउंड के अंदर लड़ाता है टीम को। तो वो कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा है कि कमियां नज़र आ रही हैं बाबर आजम में, ख़ासकर उनकी कप्तानी को लेके। बैटिंग में उनका सानी कोई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, बट ये है कि एज अ कैप्टन उन्होंने ग्रो करना है। जो रिजल्ट्स हैं, हम 2022 के बाद से अभी तक होम सीरीज नहीं जीते, हमें होम के ऊपर बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल पेश आ रही। हालांकि हमारे पास इस बार तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी स्ट्रेंथ नहीं थी, जो हमारी बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ थी हमने वो खिलाई है। दोनों तरफ से देखें अबू बकर, सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपने अफगानिस्तान के खिलाफ कहा कि स्ट्रेंथ नहीं है, इधर स्ट्रेंथ पूरी, उधर न्यूजीलैंड के 9 प्लेयर मेन नहीं है। अब ये देखें ये कितनी स्ट्रेंज चीज़ है कि चैपमैन का जो स्टैट है वो बड़े डिस्कस्टिंग है, मैं तो समझ बड़े दिलचस्प हैं। और 5 मैचेस में 290 रन्स, हाईएस्ट 5 मैचेस की जो T20 सीरीज़ है उसके अंदर उन्होंने बायलैटरल सीरीज़ का रिकॉर्ड बनाया, 290 रन्स बनाए, 1 सेंचुरी, 250, 5 मैचेस के अंदर 4 बार वो आपसे आउट नहीं हुए, सिर्फ आप एक बार उनको आउट कर सके। तो चैपमैन के खिलाफ प्लान किधर था? चैपमैन डे 1 से आपको डोमिनेट करता आ रहा है, आपके बॉलर्स को बड़ा अच्छा खेल रहा है, कंडीशंस पे बड़ा अच्छा खेल रहा है, तो उसके खिलाफ प्लान किधर था? बॉलर्स को क्या प्लान टीम मैनेजमेंट ने नहीं देना? क्या उमर गुल उनके साथ मौजूद हैं, उन्होंने ये प्लान नहीं देना बॉलर्स को? या जो एनालिसिस करने वाले लोग बैठे हुए टीम के साथ बड़ी भारी भरकम तनख्वाहें लेते हैं, इसमें ना दो चीजें कल जब वो हिटिंग कर रहा था तो उसका जोन जो था वो मिड विकेट और सामने की तरफ था, और हम बॉल भी वही कर रहे थे। मैं यही कह रहा था। अब इसमें 2 चीज़ें मेरा ख्याल है, अगर मैं जो एनालाइज कर रहा था कि कैप्टन को 2 चीज़ें करने की ज़रूरत थी। एक तो हमने इफ्तिखार की बात की, इफ्तिखार लगाता, वो बहुत ज़्यादा चांस था, उसने अटैक तो करना ही था क्योंकि वो दूसरे तो गेम प्लान उसके पास था कोई नहीं, उसने अटैक ही करना था। आपके पास चांस था कि विकेट मिल जाती क्योंकि बॉल बाहर निकलना था। दूसरा, आपके पेस अटैक ने क्या करना था कि ऑफ स्टंप पे एक बाय रख के आप उसको बॉल करते चले जाए। 2 हिट होनी थी, एक आधा आपको पता है वेरिएशन भी नजर नहीं आई, कल यॉर्कर्स भी नजर नहीं आए कल। और एहसानुल्लाह की जो स्ट्रेंथ है, मैं उस पर भी थोड़ी बात करना चाहूंगा कि वो जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करता है और जिस तरह 150 150 नॉच के ऊपर करता है, वो अगर कंटिन्यूसली बॉल्स करता तो मेरा ख्याल है कि कभी भी चैपमैन उसको हिटिंग नहीं करता। वो यार 5वां ओवर दिया है एहसानुल्लाह को, उसने 1 रन दे के ओवर निकाला, 5 बॉलें चैपमैन को बीट की, उसके बाद नेक्स्ट ओवर नहीं उसको दिया गया। ऐसे ही वहां पर उससे दूसरा ओवर करवा लेते भाई, वो सेट नहीं हुआ था। आपके पास हमें पता है कि वो नए बॉल से अच्छा करता है, उसको ग्रिप मिलती है, उसको बाउंस मिलता है, उसके पास पेस है। 150 वाले बॉलर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कम से कम उसके पास एक्सप्रेस पेस मौजूद है, तो आप उसकी फेस का नए बॉल के साथ फायदा उठा लें। आपने वो भी नहीं किया, आप फिर वहां पर चेंजिंग कर दी, तो कहीं ना कहीं कप्तानी बहुत गलत हुई है। बाबर को मेरा ख्याल है कि बेहतर करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर थोड़ी सी हम बात करते हैं अगर हम अपने दूसरे बैटर के हवाले से। सिलेक्शन पे तो हमने ऑलरेडी बहुत बात की कि सिर्फ एक मिडल ऑर्डर के साथ हमने ये सीरीज़ खेली, उसका खमियाजा हम भुगत चुके हैं कि अपनी होम सीरीज़ जीत पाए। और अगर हम इसके साथ साथ कंटिन्यूटी में देखें तो हमारे पास पाकिस्तान एशिया की वाई टीम है जो अपने मुल्क में नहीं जीत पा रही। अब आप देख लें, बांग्लादेश को अपनी तमाम होम सीरीज़ जीतता है, इसी तरह आप इंडिया को देखें, वो तो खैर हारता ही नहीं है, श्रीलंका भी नहीं हारता। हम वाइड एक कंट्री है, अजीबो गरीब हम क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम अपनी होम सीरीज़ भी नहीं जीत पा रहे। विकेट्स आपकी अपनी, सब कुछ आप, कंडीशंस आपकी अपनी, लड़के आपके मोस्टली सारे अपना डोमेस्टिक PSL वगैरह खेलते हैं और नहीं यूज़ कर पा रहे। अच्छा, अब इसमें अगर बैटर की बात करें, ओपनर की तो हमने बाबर रिजवान की बहुत बात की, हमेशा इस पर डिस्कशन हो चुकी है। फ़खर की भी बात कर दी, उस बेचारे को भी किया। अब थोड़ी यंगस्टर की बात करते हैं, जैसे हारिस की हमने बात की कि वो लड़का अपनी गलतियों से नहीं सीख पा रहा और वो खुद नॉक कर रहा है कि मुझे बाहर फेंका जाए, मुझे टीम में ना रखा जाए, ना उसके अंदर कोई डेवलपमेंट आ रही है। ठीक है, करेजियस होना बहुत बड़ी चीज़ है, करेज के साथ खेलता है, लेकिन उसको कंट्रोल एग्रेशन के साथ थोड़े सेंस के थोड़ा सेट होने के बाद आसिफ अली, फिर उसका क्या कसूर है? कसूर है, फिर उमर अकमल का क्या कसूर है? उनको भी खिला लो भाई, उनको भी खिला लो। तो अगर वो नहीं, इसी तरह पहले हम गिला कर रहे थे हारिस से कि ये 25-30 रन की क्रिकेट खेलता है, अब भाई साहब 2-4 के नीचे के ऊपर आ गए हैं। अब इसी तरह साइम अयूब की बात करें, टैलेंट है, सब कुछ है, एक इनिंग्स में परफॉर्म करते हैं, एक में 0 लेते हैं, वो भी अपनी गेम सेंस या उसको नहीं कर पा रहे। तो मतलब ये, और चैपमैन दूसरी तरफ देखें, ये 9 लड़के बाहर हुए, लड़के को अपॉर्चुनिटी मिली। जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप यंगस्टर के लिए ब्लेसिंग होती है अपॉर्चुनिटी मिलना, और ग्रैब करता है, उसने करके दिखाया। और इधर हमारे लड़के हैं कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है और दोनों हाथों से फेंक रहे हैं कि जी हमें नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटी। आपने अपने इंट्रो में कहा था वन ऑफ द बेस्ट इनिंग, इसमें कोई शक नहीं है।
एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया उसने, हाँ। 5 विकेट के ऊपर 121 रन की पार्टनरशिप का। और चैपमैन ने बताया कि मिडिल ऑर्डर में आके भी आप 100 कर सकते बिल्कुल कर हैं सकते हैं। T20 के अंदर, हालांकि नंबर 4 पे खेल रहा था। बहुत सारे ओपनर्स को ये इश्यूज होते हैं कि जब हम मिडिल ऑर्डर में जाएंगे हाँ। तो हमें उतनी बॉल्स नहीं मिलेंगी, हम उतने रन नहीं कर पाएंगे। बट चैपमैन ने प्रूव किया, इफ्तिखार को भी करना चाहिए था, 36 रन करके आउट हो गए। लंबी इनिंग खेलनी चाहिए थी उनको थोड़ी सी, वो भी मैं समझता हूँ कि उनको भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। और चैपमैन से सीखे, जिसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं, उनकी क्लीन हिटिंग भी उसके साथ साथ नजर आई है। एक चांस मिला ना, चांस पार्ट ऑफ द गेम है, कैच ड्रॉप शादाब से हुआ है। और दूसरी एक और बड़ी प्रॉब्लम चलती आ रही है हमारे साथ, हम लास्ट ईयर से ही कई मैचेस ऐसे हैं जो कि जीत के हार जाते हैं। हाँ। वो बड़े मैचेस हमेशा हमारे साथ ये हो रहा है कि जो फाइनल स्टेजेस के मैचेस होते हैं। आपकी बात से मुझे याद आ रहा है कि हमने एशिया कप का जो फाइनल हारा 56 पे 5 आउट कर लिए थे आपने, राजा पक्सा का कैच छोड़ा, राजा पक्सा का इसी ने, शादाब ने 2 कैच छोड़े। हमारा सबसे सेफ फील्डर है। नहीं देखिए, सेफ फील्डर हम सब मानते हैं सबसे अच्छा है, लेकिन आपकी एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पा रही? क्या आपकी बॉलिंग सही नहीं जा रही? आप उसका प्रेशर ले रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपके बैकअप द माइंड चल रहा है। ये है, ये कल भी जो पोजीशन पे जब ऑलमोस्ट 55 रन या 60 रहते थे, वो ऐसी क्रूशियल टाइम था, अगर वो विकेट ले ली जाती। 67 स्कोर किए थे उस वक्त चैपमैन ने, और वो विकेट मिल जाती तो हम मैच ऑलमोस्ट जीत गए थे। वो कैच, और आसान कैच था, कोई मुश्किल कैच नहीं था। ठीक है, हम सब जानते हैं और सब का मानना ये है कि कैचेस ड्रॉप होते हैं, लेकिन क्रूशियल मूवमेंट के ऊपर क्रूशियल कैच छोड़ना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इसी के लिए तो आप प्रैक्टिस करते हो, इतने सालों की आपकी मेहनत होती है, और उनकी तरफ से हमें, और आप देखें कम अज़ कम उन्होंने फील्डिंग में 15 से 20 रन कल सेव किए अपनी खूबसूरत फील्डिंग की वजह से। और जो आपने बात की क्लीन हिटिंग की, आप चैपमैन की हिटिंग देख लें और हमारी पूरी टीम के प्लेयर की हिटिंग देख लें, किसी के पास इस तरह की क्लीन स्ट्राइक नहीं थी। अगर आप 150 वाला बॉलिंग लाइनअप था, और उसकी हिटिंग क्लीन थी, और हमारी जो चलाने वाली हिटिंग थी कि आप चला रहे हैं, लग गई तो ठीक है, नहीं अगले लगी साल तो अगर फरवरी मार्च में हुई सीरीज पाकिस्तान की, तो शायद चैपमैन उस सीरीज में नहीं होंगे, फिर कोई यंगस्टर आएगा और फिर भी हमें लगता है कि वो फिर आगे चले कोई नया कोई यंगस्टर आएगा। अच्छा, थोड़ी सी बात आप बॉलिंग के ऊपर भी कर मुझे अब ये बताएं सर, कोच आपने रख लिए, आपने नया सेटअप बना लिया, डायरेक्टर टीम कैसे काम करेंगे? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। उनका कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका है, चार्ज ले लिया उन्होंने, टीम की किट पहन ली है। हाँ, पहन लिया। और उन्होंने, एक सहाफ़ी ने भी उनसे ये क्वेश्चन किया कि ये किस तरह आप करेंगे, तो उन्होंने कहा जी मेरी रूट्स पाकिस्तान के साथ है और मैं इंडल्ज हूँ बहुत ज़्यादा। देखिए, ये बातों की हद तक तो ये सारा बड़ा अच्छा नज़र आता है, बट प्रैक्टिकली हमें समझ नहीं आ रहा। और जिसकी एग्जांपल ये है कि अब जो कोच ब्रैडबर्न है, वो अपना गेम प्लान क्या देंगे? क्या वो डिक्टेशन ले रहे होंगे पीछे से हर मैच से पहले मिकी आर्थर से कि हमने क्या करना है? कप्तान ने उस कोच की जो ग्राउंड में उनके साथ मौजूद है उसकी प्लानिंग सुननी है, या उन्होंने फ़ोन पे बात करनी है? चले, मैच से पहले समझ आता है 100 ज़राए, आप फ़ोन पे बात कर लेंगे, आप प्लानिंग कर लेंगे, आप जूम पे उनको ले लेंगे, बट ड्यूरिंग मैच क्या करेंगे? आपने मिकी आर्थर को हम लाए इस वजह से थे कि उनका एक फ्रेम ऑफ माइंड है, वो एक अटैकिंग क्रिकेट की तरफ जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो 3 साल कोचिंग की, उसके अंदर पाकिस्तान को रिजल्ट्स मिले हैं, बट वो टीम के साथ थे। अब ग्रैंड ब्रैडमैन जो कि उस वक्त फील्डिंग कोच थे, अब वो हेड कोच हैं। अब बात तो ये है कि फैसला मैच के दौरान करना है आपने। पैगाम जो दिया जाता है कप्तान को डगआउट में से, वो मैच के दौरान दिया जाता है। तो उस सिचुएशन में मिकी आर्थर का 3-3.5 घंटे फ़ोन पे तो नहीं रह के कर सकते। तो मुझे इस पर बहुत शदीद इख्तलाफ है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो फैसला, मुझे लगता है कि ज़्यादा देर नहीं चलने वाला, ये बाउंस बैक कर जाएगा। और उनका जो अप्रोच थी ना, जो नजम सेठी साहब की है, उसमें यो मेरा ख्याल है यही स्टांस था कि हम वही कम्बिनेशन में लेके आऊँ जो 2017 में था चैंपियन ट्रॉफी के टाइम, उसी के साथ ही विक्ट्रीज मिलेंगी। बट देखिए, उसमें सर्कमस्टांसिस बड़े चेंज थे। वो आपके पास फुल टाइम अवेलेबल थे, कैप्टन आपका बड़ा शरूर था, सरफराज बहुत गेम अवेयरनेस रखता है, लड़के सारे परफॉर्मर थे उस टाइम। वो सारे आल दो के वी नो के सब यंगस्टर थे, शादाब थे, इमाद थे, सबसे बड़ी हसन अली की परफॉर्मेंस थी। अब इस पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है वो ये है कि हमने बात की कि ये 5 लड़के जो हैं आपकी टीम के, अभी वसीम जूनियर जो है वो बाहर है, आपने कहा जी इनके अलावा तो आपके ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास ये लड़के ऐसे हैं कि ये तो शायद आपको वर्ल्ड कप का सब कुछ ही जिता देंगे। अब जो आमिर और वहाब का स्टांस है, वहाब रियाज का भी मैं 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने उनसे पूछा गया कि क्या आपकी जगह बनती है टीम में? उसने कहा बिल्कुल बनती है। उसने कहा इस वजह से बनती है कि ये जो लड़के हैं, नथिंग अवे फ्रॉम देयर परफॉर्मेंसेस और सारा कुछ, बट ये प्रेशर में ज़ीरो है। ये जो प्रेशर आता है तो उसमें अपने आप को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इस लिहाज से मैं और आमिर अभी भी इनसे बेहतर है।
और आप ये देखें उस टाइम ऑब्वियसली उनको काफ़ी बैकलैश आया इस चीज़ के ऊपर कि ये कैसी बात की जा रही है, लेकिन कल ऐसे ही लड़कों ने परफॉर्मेंस दे के इतना बड़ा टोटल करके और जिस तरह की मार खाई, तो वो तो अपनी जगह पे ठीक है साबित हो गए। यार मार वहाब को भी पड़ सकती है, आमिर को भी पड़ सकती है इस पे, लेकिन इन लड़कों ने एक चांस तो दे दिया ना, जो उनको बात को साबित करने के लिए। पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि ये आमिर और वहाब, खैर वहाब तो खुद ही बहुत पीछे चले गए हैं, बट आमिर अभी भी रेस में है, और वो अगर कुछ परफॉर्मेंसेस देते पीएसएल के अंदर तो शायद इस बॉलिंग यूनिट के अंदर इंडल्ज हो जाते, बट उनकी उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं आई, तो ये इश्यूज़ हैं हमारे साथ। बट मैं समझता हूँ कि बैटिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, खासकर मिडिल ऑर्डर के अंदर। पहले जिस दौर की हम बात करें जिसके अंदर सरफराज ने फतुहा दिलवाई बतौर कप्तान, मिडिल ऑर्डर के अंदर हमें शुएब मलिक भी खेलते हुए दिखाई देते थे, हफीज़ नज़र आते थे, इवन उन्होंने खुशदिल को भी मौका दिया। तो अब हमारे पास देखें, शुएब मलिक अभी रेस से बाहर नहीं हुए, शुएब मलिक ने रिटायरमेंट नहीं ली, बाबर आजम ने को शायद नहीं, वो मैंने शायद आपने सुना हो, मैंने अभी इंटरव्यू में ईद पे पूछा उनसे, उन्होंने कहा T20 में अवेलेबल, T20 में अवेलेबल है, T20 की हद तक है, वनडे के तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, टेस्ट मैंने तो उनसे ये गुजारिश की कि हमारे दोनों जो एशिया कप है और जो वर्ल्ड कप है वो इन कंडीशन के अंदर है, हमारा स्पिनर का जो मसला है, जिस तरह की बैटिंग अब हारिस कर रहा है, क्या इससे शुएब मलिक बेहतर नहीं होंगे इस कंडीशन के अंदर? क्या उमर अकमल इस कंडीशन में बेहतर नहीं होंगे? आप साइम को ऊपर ला सकते हैं, आप फखर को ऊपर ला सकते हैं, आपको प्रॉपर मिडिल ऑर्डर चाहिए, बट ये नहीं हो सकता कि आप पहले 5 ओपनर्स खिला दें। फखर को भी आप 1 डाउन खिलाएं, 2 डाउन साइम को खिलाएं, 3 डाउन आप हारिस को लाएं, फिर जाके आपके पास एक पोजीशन बचती है इफ्तिखार की। तो इस इफ्तिखार के साथ हमें किसी को जज करना है, वो चाहे आप किसी सीनियर प्लेयर को जज कर लें या आप किसी और को जज कर लें, बट जहाँ तक T20 की बात है तो अगले 9-10 महीने तो T20 है ही नहीं। अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमने होम सीरीज़ में आना है, उन्होंने हमारे पास नेक्स्ट ईयर फरवरी में, तो हमने वो खेलनी। अब 9 महीने हमने T20 नहीं खेलनी। अब इस तरह के मौके के ऊपर मेरा ख्याल है कि 9-10 महीने बाद लोग इस सीरीज़ को भूल जाएंगे T20 की, और अब हमें फोकस करना है वनडे के ऊपर। तो टीम बनानी है वनडे के लिए, उसके लिए मुझे लग रहा है कि उसमें भी बहुत सारी चेंजिंग्स मतवक्के हैं। जिस तरह हारिस को आपने किस पोजीशन के ऊपर, आपने किस परफॉर्मेंस के ऊपर वनडे में शामिल किया, मुझे बताएं। कल एक 16 से 17 रुकनी स्क्वाड कर दिया आपने, और शामिल किसको किया? मोहम्मद हारिस को किया। हारिस को किस परफॉर्मेंस के ऊपर? लोग तो सवाल करेंगे। इफ्तिखार अहमद की बात की जा रही थी, चले जो एक था उसको परमानेंट बेसिस के ऊपर आप सब खिलाएं, अब हारिस सुहेल आपके पास है, तो ये हारिस की तो किसी तरह भी इफ्तिखार की लोग बात कर रहे थे, हम भी ये समझते, मैं भी इफ्तिखार को वनडे में इंडल्ज करें। आपने वर्ल्ड कप के लिए जाना है, आप उसके लिए प्लान करें। आप एक ही प्लेयर है आपका जो चले, अभी हमारे मानने में तो अभी भी उस लेवल का नहीं कर रहा, लेकिन सबसे कंसिस्टेंट वही है। वनडे में अगर सेकंड विकेट कीपर के तौर पर देख रहे हैं तो फिर सरफराज बेहतर ऑप्शन है आज भी मोहम्मद हारिस से। बिल्कुल आप उधर भी गलत कर रहे हैं। अब आपने सेकंड विकेट कीपर ऑप्शन के तौर पर आप कह रहे हैं कि मोहम्मद हारिस, हालांकि हमारे पास इमामुल हक भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, पार्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, वो आपके वहाँ मौजूद थे, आप वनडे में उनको रख सकते हैं, आप वनडे में इफ्तिखार को रख सकते हैं यार, कम से कम देखें उन्होंने इफ्तिखार के अलावा आपके पास मिडिल ऑर्डर ही नहीं है। इफ्तिखार के अलावा आपके पास कंसिस्टेंट परफॉर्मर देने वाला एक प्लेयर भी नहीं है। मेरी नजर में इफ्तिखार भी अभी उस लेवल को नहीं पहुंचा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट वो अपने कैरियर की बेस्ट फॉर्म में है अभी तक के, उसका फायदा उठाना चाहिए। बाकी जितनी आपकी लॉट है उन सबसे बेहतर परफॉर्मेंस इफ्तिखार की है। चैपमैन को उन्होंने वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया ना, वो नहीं थे, इस तरह हमें इफ्तिखार को करना चाहिए था। इफ्तिखार को ना करके मैं समझता हूँ बड़ी ज्यादती की है। और ये मेरा ख्याल है ये अप्रोच, ये थिंक टैंक तमाम कप्तान की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और कप्तान जहाँ कहते हैं मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं डिसीजन लेता हूँ, देखिए अगर तो 1% हम मान लेते हैं कप्तान की अगर इतनी से नहीं है अभी इस रजीम के अंदर, तो मेरा ख्याल है दिस इज़ द टाइम कि आप खुद इज़्ज़त के साथ कहें कि जी मेरी ये रिक्वायरमेंट थी, मुझे नहीं दी जा रही, और आप इज़्ज़त के साथ जगह को छोड़ के किसी और को अपॉर्चुनिटी दें। बट अगर आपके पास सारे इख्तियारात हैं और सारी चीज़ों को आप कर रहे हो, तो इफ्तिखार का ना रखना एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। अच्छा, थोड़ी सी बात हम स्पिन डिपार्टमेंट पे भी कर लेते हैं। इमाद की हमने बात की, आपको याद होगा मैंने शुरू में कहा था मैचेस के अंदर कि इमाद मिडिल ओवर में सक्सेसफुल नहीं है, शुरू में बॉल करेगा तो ज़्यादा सक्सेसफुल है, और एक मैच के बाद जब उनको 1-2 मैचेस के बाद मिडिल में शुरू में यूज़ करना शुरू किया, शहीन के साथ आप देख लें उसने दोबारा विकेट लेनी शुरू कर दी, और कल भी एक ही बॉलर था जिसने 4 ओवर में 21 रन दे के विकेट ली, और सबसे ज़बरदस्त 2 विकेट ली, और बड़ा सक्सेसफुल किस्म का वो उन्होंने अपना स्पेल किया, बाकी सबकी एवरेज आपके सामने ही है। दूसरा बॉलर अगर हम बात करें तो शादाब है, मुसलसल हम देख टोटल ऑफ कलर, उनकी जो फिटनेस के मसाइल हैं, ना गुगली में स्पार्क है, ना लेग ब्रेक हो रही है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उनको आ रहा है कि जो बॉल है वो अपनी सही जगह पे पिच ही नहीं कर रहे, बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से
बैट्समैन के लिए हिटिंग करना बहुत ही आसान है, और लेग ब्रेक का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर उसकी लेंथ सही जगह पे नहीं गिर रही तो उसको हिटिंग होगी। और ये इन दोनों को कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता नहीं है कि हम दो लेफ्ट आर्म के साथ भी जा सकते थे? नवाज बड़ा एक अच्छा बैटिंग कमोडिटी भी है और बॉलिंग में भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे थे, और कैसे देखते हैं तीनों को? यार शादाब तो बहुत ऑफ कलर है, उनको पिछले 1-1.5 साल के अंदर बहुत पिटाई भी हो रही है, बॉलिंग लेंथ भी उनकी बिल्कुल साइड पे हुई हुई है। वो तो शायद मुझे लग रहा है उनका ज़्यादा फोकस बैटिंग पर था पिछले 2 साल के अंदर। उनको एक इंजरी भी आई, इंजरी के बाद से उस तरह वो अभी तक मुझे तो कम से कम बॉलर जिस तरह शादाब का जो स्टार्ट था, जिस किस्म के वो गूगली करते थे, बड़ी ख़तरनाक करते थे, वो उनका खासा था। अब ना तो उनकी गूगली नज़र आ रही है, जिस तरह शॉर्ट ऑफ द लेंथ वो बॉलें कर रहे हैं, कोई भी होगा तो वो मारेगा। इधर भी तो 8 नंबर का बैटर भी होगा ना, तो वो भी आपको हिट करेगा। तो वनडे के अंदर अब इसकी देखिए रीज़न ये है कि शादाब ने लॉन्गर फॉर्मेट खेलना छोड़ दिया। डोमेस्टिक का जो 4 डे है वो बहुत कम खेलते हैं। जब तक ये अब 4 डे में नहीं जाएंगे ना, जो सकलैन मुश्ताक भी कहते हैं कि हम मेरी उंगलियों में से खून निकल आए थे जब मैंने दूसरा शुरू किया था, तो जब वो मार खाई हुई है सकलैन ने जब वो दूसरा इन्वेंट करते हुए, तो अब तो सकलैन उनके घर वर की वाली बात है, सिखाएं। मेरा ख्याल है वो न्यूजीलैंड के घर में चले गए हैं फिलहाल तो चले गए, लेकिन जैसे वो जाएं उसके बाद शादाब को उनके साथ काम करना चाहिए। लेकिन उसामा मीर वनडे के अंदर मेरा ख्याल है कि शादाब को रिप्लेस कर देंगे जितनी वो अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, लास्टली हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेथ बॉलिंग के हवाले से। हम देख रहे हैं कि शाहीन भी अपने आप को हाइड कर रहे हैं। PSL की एग्जांपल हमारे सामने है, उन्होंने लास्ट ओवर हमने देखा कि हारिस से और ज़मान खान से ख़ास तौर पे करवाया, ख़ुद को उन्होंने इसलिए नहीं समझा, जो मेरे लिए बड़ा अस्टॉनिशिंग है। वो इसलिए कि हम समझते हैं कि शाहीन हमारी सबसे बेस्ट बॉलर है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है, और जब वो आते हैं तो हमने देखा कि उनको मार बड़ी ठीक ठाक हो रही है, और शायद उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस खुद का भी शैटर्ड है। और कल भी देखा कि एक आल्दो के वो आउट कर गए थे चैपमैन को, जो शादाब ने छोड़ा, बट उसके बाद जो हिटिंग हुई उनके अगेंस्ट वो हम सब ने देखी। इसी तरह हारिस रऊफ को भी जब हिटिंग होना शुरू करते हैं, और वो PSL के फाइनल भी हमें याद है बहुत मार पड़ी, और कल भी हमारे सामने है, विकेट लेते हैं बट जब पिटाई होती है तो वो कवर अप नहीं कर पाते। इसी तरह फिर हम देख रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन ज़मान की है, आपने ODI में नहीं रखा, और आपके पास कोई ऐसा बॉलर मुझे अभी तो इस लॉट में नज़र नहीं आ रहा जिसको आप समझें कि ये डेथ ओवर का एहसानुल्लाह भी न्यू बॉल के साथ तो हमें उसकी परफॉर्मेंस नज़र आ गई। आखिरी ओवर में कल वो अच्छा खासा प्रेशर उसके चेहरे पे नज़र आ रहा था, और उसकी जिस तरह जोर लगाने के चक्कर में फुल टस हो रही थी। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कोई ऐसा बॉलर है जो हमें वर्ल्ड कप या एशिया कप के लिए डेथ ओवर में? यार ये इरफान बुरे नहीं है, हारिस रऊफ ने हमें बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस दी है, उसने हमें मैचेस जितवा के दिए हैं और डेथ बॉलिंग में ही जितवा के दिए हैं। तो वो अक्सर ही हम उनको देखते हैं कि उनको यूज़ ही 10 ओवर्स के बाद किया जाता है। उसकी वजह ये है कि एंड तक हम उनको संभाल के रखें। शाहीन थोड़ा सा बिल्कुल हाइड कर रहे हैं अपने आप को लास्ट ओवर्स में, बट वो नए बॉल के साथ अपना काम दिखा देते हैं। कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एहसानुल्लाह के पास अभी वेरिएशन नहीं है, स्लोअर्स उनके पास नहीं दिखाई देता। एक बॉल उनकी बहुत अच्छी है जो कि वो शॉर्ट पिच करते हैं, जहाँ पर बैटर जो है वो डिसीव होते हैं। ज़मान खान ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है वो हमें मुझे तो कल भी उनकी बड़ी कमी महसूस हुई है। मैं तो समझ रहा था, देखें न्यूजीलैंड अपने 6 बैटर के साथ और 5 प्रॉपर बॉलर के साथ गया था, हम 3 बॉलर्स और 3 ऑलराउंडर के साथ मैदान में उतरे थे। तो हम फ़हीम की जगह ज़मान को भी तो स्क्वाड में रख सकते थे। जिस तरह की फ्लैट विकेट है पिंडी की, तो हम एक ऑलराउंडर कम कर सकते थे। मुझे तो मैं होता तो शायद मैं फ़हीम को कल वाले मैच में रेस्ट देता विकेट को देखते हुए, और उसकी जगह मैं ज़मान को चांस देता कि हमें ये मैच बचा के देगा। तो ये गलतियां हैं, नज़र आ रही हैं। चलें, इस पे हम आगे कल भी डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कि ODI स्क्वाड में क्या गेम प्लानिंग होनी चाहिए। ओपिनियन भी लें जो टीम सिलेक्शन की गई T20 के हवाले से और ODI के हवाले से भी, उनका पॉइंट है वो भी हम शामिल करना चाहेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं जी, कल दोबारा सेम टाइम पे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।